अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम फार्माकोलॉजी की वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर रहे हैं और हम शुरू करेंगे फार्माकोलॉजी को पेनिसिलिन से। पेनिसिलिन से शुरू करने का रीज़न ये है कि जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे फार्माकोलॉजी शुरू ही पेनिसिलिन से की जाती है। बेसिकली पेनिसिलिन हमारे इन्फेक्शियस मॉड्यूल का पार्ट है। तो पहला मॉड्यूल इन्फेक्शियस मॉड्यूल ही होता है जिसमें हम कीमोथेरेपी ड्रग्स पढ़ते हैं। अब कीमोथेरेपी ड्रग्स में तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटीफंगल्स ये सारी ड्रग्स ही आ रही हैं। तो हम इन सारी ड्रग्स को बारी बारी करके कवर करेंगे और आज हम पेनिसिलिन से शुरू करें। फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि यार ये तो इतना मुश्किल है, इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ रही है, इतना याद करने वाला है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फार्माकोलॉजी बहुत आसान है और अक्सर स्टूडेंट्स नाम को याद करते वक्त डर रहे होते हैं कि यार इतने सारे ड्रग्स के नाम हैं। बट जब आप वार्ड्स में जाएंगे, आप इंटर्नशिप करेंगे तो ये सारी ड्रग्स तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और बाकी जो मेन चीज़ आपको याद करनी है ना, वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बिकॉज पेपर में साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत आती हैं। तो इन सारी स्लाइड्स में बहुत सारे आपको निमोनिक्स मिलेंगे, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप इन सारी चीज़ों को ईजिली कवर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हमारी एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। अब बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होने का क्या मतलब है? बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होने का मतलब ये है कि ये आपके बैक्टीरिया को डायरेक्टली ख़त्म कर देगी। अब हमारे पास फार्माकोलॉजी में एंटीबायोटिक्स के एस्पेक्ट में दो तरह की ड्रग्स होती हैं, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करती हैं और बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्लो डाउन कर दें या इनहिबिट कर दें। ठीक है, अब हम पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए हम इस बात का अंदाज़ा करते हैं कि यार इसको बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक देनी चाहिए, बैक्टीरियोस्टेटिक। ठीक है, तो पेनिसिलिन हमारी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है, डायरेक्टली बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। साथ ही साथ हम कहते हैं कि पेनिसिलिन हमारी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। अब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होने का मतलब क्या है? नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि आपकी जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होने देगी। ऑब्वियसली जब बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं होगी तो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है और बैक्टीरिया बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बैक्टीरियोसाइडल है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। अब बीटा लैक्टम क्या होता है? बेसिकली अगर हम पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को देखें ना, तो पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में हमें एक बीटा लैक्टम रिंग मिलती है। अब ये जो हमारी बीटा लैक्टम रिंग है ना, इसके अंदर मौजूद होने की वजह से हम कह रहे हैं कि यार ये हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। तो आपको ये तीनों वर्ड्स याद रखने के, पेनिसिलिन हमारी बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। एमसीक्यूज़ में इन्हीं वर्ड्स को आगे पीछे करके स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जाता है, बट आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन तीनों वर्ड्स का मालूम होना चाहिए। साथ में कहा जाता है कि पेनिसिलिन हमारा 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। इसके पास एक बीटा लैक्टम रिंग है और एक आर ग्रुप है। आर ग्रुप बेसिकली चेंज हो रहा होता है। हर पेनिसिलिन में आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, नेपसिलिन, एमॉक्सिलिन, ठीक है, सारे पेनिसिलिन के नाम है, सबका आर ग्रुप डिफरेंट है और इस आर ग्रुप के डिफरेंट होने की वजह से ही तो हमने पेनिसिलिन को डिवाइड किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, अगेन वही चीज़ रिपीट हो रही है कि आप व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियोसाइडल ड्रग। अगेन फार्माकोलॉजी में एंटीबायोटिक्स को दो एक्सपेक्ट में डिवाइड किया है, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स हैं जो आपकी बैक्टीरिया को डायरेक्टली ख़त्म कर रही हैं और बैक्टीरियोस्टेटिक वो हैं जो आपके बैक्टीरिया को की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बेसिकली बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स के इधर कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है कि हमारी जितनी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, जिसमें हमारे पास पेनिसिलिन है, सेफलोस्पोरिन है, वेनकोमाइसिन है, ये सारी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स हैं। हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स है, हमारे पास कोट्राइमोक्सासोल है। तो ये सारे हमारी एग्जाम्पल्स आती हैं बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स के। और बैक्टीरियोसाइडल ड्रग की डेफिनेशन क्या है कि हमारी डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर देगी, ख़त्म कर देगी। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं कि आप मतलब इसमें आपको बताना होता है कि आपने किस रूट से ड्रग को दिया है, बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज हो रही है, कैसे एक्सक्रीट आउट हो रही है, क्या हाफ लाइफ है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पेनिसिलिन हमारे पोलर कंपाउंड्स हैं और ये हमारे यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं किसी बंदे को पेनिसिलिन दे रही हूँ तो मुझे इस चीज़ की श्योरिटी होनी चाहिए कि उस बंदे में किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ड्रग को किडनी से ही बाहर आना है।
अगर बंदे की किडनी सही काम नहीं कर रही तो ऑब्वियसली ड्रग तो बाहर ही नहीं आएगी। ड्रग बाहर नहीं आएगी तो बॉडी के अंदर डिपॉजिट होगी, और जब बॉडी के अंदर ड्रग डिपॉजिट होगी तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स दिखाना शुरू कर देगी। तभी जब हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं ना, हम उससे पूछते हैं कि हम सिस्टमेटिक इंक्वायरी के थ्रू से पूछते हैं कि आपको किसी सिस्टम में कोई मसला तो नहीं है। अगर वो बोले मुझे किडनी में मसला है तो आप नहीं दोगे पेनिसिलिन, क्योंकि वो एक्सक्रीट आउट ही नहीं होगी, वो बॉडी में ही रहेगी और फिर आपको टॉक्सिक इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वजह से एक चीज़ याद रखनी है कि पेनिसिलिन हमारी किडनी से एक्सक्रीट आउट हो रही है। अब हमारे पास एक बहुत अलग सी चीज़ है कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है प्रोबेनिसिड। प्रोबेनिसिड क्या करता है कि अगर मैं किसी पेशेंट को पेनिसिलिन के साथ प्रोबेनिसिड दे रही हूँ तो पेनिसिलिन की एक्सक्रीशन मज़ीद कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आया है और उस पेशेंट में मैं देख रही हूँ कि मैं उसको पेनिसिलिन दे रही हूँ तो वो पेनिसिलिन बहुत जल्दी एक्सक्रीट आउट हो रही है, बॉडी के अंदर रह ही नहीं रही कि वो अंदर काम करे, और उस पेशेंट का इलाज भी सिर्फ पेनिसिलिन है। तो मैं क्या करूँगी, मैं पेनिसिलिन के साथ प्रोबेनिसिड दे दूँगी। जब मैं पेनिसिलिन के साथ प्रोबेनिसिड दे दूँगी तो फिर किडनी से मेरी पेनिसिलिन की एक्सक्रीशन कम हो जाएगी, और जब एक्सक्रीशन कम हो जाएगी तो बॉडी में ड्रग ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा काम करेगी। बट अगेन प्रोबेनिसिड एक प्रॉपर अमाउंट में ही देनी है। अगर मैं प्रोबेनिसिड ज़्यादा दे दूँगी तो ज़रूरत से ज़्यादा कम एक्सक्रीशन हो जाएगी पेनिसिलिन की, और फिर पेनिसिलिन बॉडी में एक्यूमुलेट होगी, और जब बॉडी में एक्यूमुलेट होगी तो फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे। सारी पेनिसिलिन वैसे तो हमारी किडनी से ही एक्सक्रीट आउट हो रही है, बट नेफसिलिन और एम्पिसिलिन हमारी बाइल से यानी लिवर से एक्सक्रीट आउट होती है। हाफ लाइफ 30 मिनट्स टू 1 आवर ही है। बाकी हमारे पास ये एमसीक्यू वाला पॉइंट है, बहुत एमसीक्यू में आता है कि आपको उस पेनिसिलिन का बताना है जिसकी हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ आपकी बेंजाथीन जी की होती है। ये एमसीक्यू पॉइंट है, याद रखना है कि लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ हमारी बेंजाथीन जी की है। इसके अलावा पेनिसिलिन डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, सिर्फ और सिर्फ तभी क्रॉस करेगा जब मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड होगी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बस यही 5 पॉइंट्स थे कि पेनिसिलिन हमारी किडनी से एक्सक्रीट आउट हो रही है, प्रोबेनिसिड एक्सक्रीशन को कम करेगी, नेफसिलिन और एम्पिसिलिन हमारी बाइल से एक्सक्रीट आउट होंगी। हाफ लाइफ 30 मिनट्स टू 1 आवर है। बेंजाथीन जी की सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ पर पेनिसिलिन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेंगे जब मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड होंगी। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पेनिसिलिन के बारे में पहले ही स्लाइड में बताया था कि इट इज़ अ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। इसका काम ही ये है कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर दे, ताकि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर मौजूद ही ना और बैक्टीरिया फ़ौरन ख़त्म हो जाए। तो ये हमारा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार सेल वॉल तो सिंथेसिस इनहिबिट कर रहा है, बट कैसे? कुछ तो होगा ना, कोई तो इसका प्रोसेस होगा, कोई मैकेनिज़्म होगा। तो हाँ, इसका एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज़्म है। क्या करता है कि आपने पेनिसिलिन दे दी किसी पेशेंट को, पेनिसिलिन आपकी बॉडी के अंदर आई तो वो सबसे पहले अपने रिसेप्टर्स ढूंढेगी। ठीक है, तो मेरी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया था उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स मौजूद है। पेनिसिलिन ने देखा और वो अपने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे जाके लग गए। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे जाके लगेगी, फिर ये क्या करेगी, एक रिएक्शन होता है ट्रांसपेप्टाइडेशन, उस रिएक्शन को इनहिबिट करेगी। अब ट्रांसपेप्टाइडेशन क्या होता है? बेसिकली हमारा जो बैक्टीरिया है ना, उसकी सेल वॉल का मेन कंपोनेंट ही पेप्टाइडोग्लाइकिन है, और ये पेप्टाइडोग्लाइकिन ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन करके एक लेयर बना रहे होते हैं। अब जब पेनिसिलिन आके इस ट्रांसपेप्टाइडेशन को ही इनहिबिट कर देगी तो ऑब्वियसली सेल वॉल की तो सिंथेसिस होगी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से सेल वॉल नहीं बनी, और जो ऑलरेडी सेल वॉल मौजूद है उसको ऑटोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू ख़त्म कर देगी। यानी ये कुछ ऑटोलिटिक एंजाइम्स की भी एक्टिवेशन कर देती है, जिससे सेल वॉल जो बनी हुई है वो टूटेगी, और ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन के थ्रू नई सेल वॉल को सिंथेसिस ही नहीं होने देगी। ठीक है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होता है, वो डिवाइड करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करके और ज़्यादा ख़तरनाक बनते हैं ना। तो अब जो नए बैक्टीरिया बन रहे हैं उनकी सेल वॉल सिंथेसाइज नहीं हो रही, बिकॉज हमने पेनिसिलिन दे दी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ईजी है। पेनिसिलिन सबसे पहले पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ लगी, उसने ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो रही,
और साथ ही साथ कुछ ऑटोलिटिक एंजाइम्स को भी एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से आपकी जो सेल वॉल बनी हुई थी वो भी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब हमारे पास रेजिस्टेंस आता है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि यार हम पेशेंट को दवाई दे रहे हैं बट कुछ असर नहीं हो रहा। क्यों असर नहीं हो रहा? क्योंकि बैक्टीरिया ने उस दवाई के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कैसे होगी? आप एक और दफ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अपने दिमाग में रख लें, उसी के थ्रू आपको रेजिस्टेंस समझने में आसानी होगी। हमने बोला पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ लगी, फिर उसने ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन को इनहिबिट किया और ऑटोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया। तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ लगना ज़रूरी है। अगर ये प्रोटीन्स के पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ नहीं लगे तो आपको कुछ आगे काम नहीं होगा। तो बेसिकली रेजिस्टेंस ऐसे भी आती है कि आपके जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं ना, उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है। ऑब्वियसली जब स्ट्रक्चरल चेंज आ जाएगा तो पेनिसिलिन तो नहीं लग सकेगी ना अपने रिसेप्टर के साथ, और जब रिसेप्टर के साथ लगेगी नहीं तो आगे कोई काम ही नहीं होगा। तो ऐसे रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई। एमसीक्यू में आता है कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया है जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अल्टर करके रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेथिसिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई, ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास हमने बताया कि आप पेनिसिलिन है, उसके पास एक बीटा लैक्टम रिंग होती है। क्या होती है? बीटा लैक्टम रिंग होती है। अब अगर हम पेनिसिलिन की बीटा लैक्टम रिंग को ही तोड़ दें तो पेनिसिलिन किसी काम की रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो हमारे पास में बहुत सारे स्टैफ ओरियस हैं और बहुत सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो इस बीटा लैक्टमेजेस को रिलीज़ करा के पेनिसिलिन की बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ के पेनिसिलिन को बेकार कर देते हैं। तो एक हमने मैकेनिज्म पढ़ा कि यार आपके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को अल्टर कर दिया जाता है, और दूसरा हमने पढ़ा कि बीटा लैक्टमेजेस को रिलीज़ करा के पेनिसिलिन को तबाह कर दिया जाता है। तीसरा हमारे पास ये है कि देखिए हमारे पास ना ड्रग आती है, सेल के अंदर एंटर होती है, फिर उसको सेल के अंदर काफ़ी देर तक रहना पड़ता है, तब तक वो अपना काम कर रही होती है। अगर आपकी ड्रग एक प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम तक बैक्टीरिया सेल के अंदर नहीं रही और वो इफ्लक्स आउट हो गई, बाहर चली गई, तो भी ड्रग कोई काम नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली हमारे पास बैक्टीरिया है सीडोमोनास ओरिजिनेजा, जो आपके ऐसे पोरिन स्ट्रक्चर्स बना देगी जिसकी वजह से ड्रग बाहर इफ्लक्स हो जाएगी और ड्रग का कोई असर नहीं दिखेगा आपको। तो ये याद करना ज़रूरी है, तीनों रेजिस्टेंस याद करना ज़रूरी है, किस मैकेनिज्म के थ्रू रेजिस्टेंस हो रही है, कौन सा बैक्टीरिया किस तरह की रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। आपसे एमसीक्यू में बार बार पूछा जाएगा ये। ठीक है, बीटा लैक्टमेजेस हमारे स्टैफ ओरियस ने बनाए हैं मेनली। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन हमारे मेथिसिन रेजिस्टेंट स्टैफ ओरियस ने किया है, और पोरिन स्ट्रक्चर्स मेनली सीडोमोनास ने बनाया है। नेक्स्ट है कि अब रेजिस्टेंस तो आ गई, तो क्या इस रेजिस्टेंस को आप ओवरकम ही नहीं कर सकते कभी? तो ऐसा नहीं है, आप रेजिस्टेंस को बिल्कुल ओवरकम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए आप पेनिसिलिन के साथ क्लेवेनोलिक एसिड, साल्बेक्टम और टाइजोबेक्टम देते हैं। जब आप ये चीज़ें पेनिसिलिन के साथ दे दोगे तो फिर किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं होगी, स्पेशली अगर बीटा लैक्टमेजेस है ना, जो बीटा लैक्टमेजेस आपकी बीटा लैक्टम रिंग को ख़राब कर देते हैं। तो इस बीटा लैक्टम रिंग को डिग्रेड होने से आप कैसे बचाओगे? क्लेवेनोलिक एसिड, साल्बेक्टम और टाइजोबेक्टम देके मेनली। ठीक है, अब हमारे पास आ रहे हैं कि क्या आपको कोई क्रॉस एलर्जेनिसिटी दिखती है पेनिसिलिन के साथ? तो यस, अब सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि क्रॉस एलर्जेनिसिटी होती क्या। क्रॉस एलर्जेनिसिटी बेसिकली एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है इंसान का। अब मुझे फॉर एग्जांपल एलर्जी है पीनट से, ठीक है, मैंने डिटेक्ट कर लिया कि यार मुझे पीनट से एलर्जी, मेरी बॉडी एलर्जिक है पीनट से, ठीक है, मैं पीनट्स नहीं खा रही। अगली दफ़ा मैंने वॉलनट्स खा लिए, पता चला यार मेरी बॉडी तो वॉलनट्स के खिलाफ भी रिएक्ट कर रही है। अब मेरी बॉडी वॉलनट्स के खिलाफ क्यों रिएक्ट कर रही है? वो तो सिर्फ पीनट्स से एलर्जिक थी, वो इसलिए रिएक्ट कर रही है क्योंकि मेरी बॉडी पीनट्स को भी एज एन एंटीजन ले रही है और वॉलनट को भी पीनट्स ही समझ के उसको एंटीजन के तौर पे ले रही है। ठीक है, क्योंकि दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक क्रॉस एलर्जेनिसिटी कि एलर्जिक तो मैं एक चीज़ तो, बट क्योंकि दूसरी चीज़ पहली चीज़ से सिमिलर है तो मेरी बॉडी ने उसके खिलाफ भी एलर्जी शो कर दी है। ऐसी चीज़ हमारी ड्रग्स में होती है।
हमारी जो पेनिसिलिन होती है ना वो सेफेलोस्पोरिन से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। तो अगर किसी की बॉडी पेनिसिलिन से एलर्जिक होती है ना तो वो सेफेलोस्पोरिन से भी एलर्जिक होगी। तो हाँ, हमारी जो पेनिसिलिन है उसमें आपको क्रॉस एलर्जेनिसिटी दिखती है, बट कौन सी ड्रग के साथ? सेफेलोस्पोरिन के साथ। अब ये एमसीक्यू बार बार आता है। अक्सर पूछा जाता है कि एक पेशेंट है, उसको हमने पेनिसिलिन दी, कुछ घंटे बाद देखा कि इसकी बॉडी में रैश आने लग गया, उसको हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, तो क्या मैं उस पेशेंट को सेफेलोस्पोरिन दे दूं? तो आप लिखोगे नहीं, आप उस पेशेंट को कभी भी सेफेलोस्पोरिन नहीं दोगे। इसी तरह ये सवाल सेफेलोस्पोरिन के लिए भी पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट, हमने उसको सेफेलोस्पोरिन दे दी, कुछ घंटे बाद देखा कि उसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शुरू हो गया, तो क्या मैं पेनिसिलिन दे सकता हूँ उस पेशेंट में? तो आप लिखोगे नहीं। तो ये एमसीक्यू है, बहुत ज़्यादा आता है कि पेनिसिलिन से आपको क्रॉस एलर्जेनिसिटी दिखती है? हाँ दिखती है। कौन से ड्रग के साथ दिखती है? सेफेलोस्पोरिन के साथ। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि जिन के पेनिसिलिन जिस पेशेंट को एलर्जी शो करा रही है उसी पेशेंट को आप सेफेलोस्पोरिन दे सकते हो? तो आप लिखोगे नहीं, क्यों? क्रॉस एलर्जेनिसिटी है। ठीक है, अब है हमारे पास मेन क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले नैरो स्पेक्ट्रम आ रहा है। नैरो स्पेक्ट्रम में हमारे पास पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी आ रही है। अब नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स जो होती हैं ना, ये हमारी बीटा लैक्टमेज से सेंसिटिव हो जाती हैं, यानी आपको पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन बी के साथ क्लेवेनोलिक एसिड साल्बेक्टम देना ज़रूरी है, अदरवाइज ड्रग डिग्रेड हो जाएगी। बट अगर हम वेरी नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग की बात करें, जैसे मेथिसिलिन, नेफ्सिलिन, नॉक्सिसिलिन, तो यहाँ पे आपको क्लेवेनोलिक एसिड साल्बेक्टम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ड्रग्स बीटा लैक्टमेज से रेजिस्टेंट है, यानी बीटा लैक्टमेज इसका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप ये ड्रग अकेले दे दो, साल्बेक्टम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। वाइडर स्पेक्ट्रम में हमारे पास आ जाता है एम्पेसिलिन, एमॉक्सिलिन, पिपरसिलिन, टेट्रासिलिन, ये भी बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव है, तो साथ में क्लेवेनोलिक एसिड, साल्बेक्टम, टेजोबेक्टम देना ज़रूरी है। और पिपरसिलिन और टेट्रासिलिन में तो आप मेनली टेजोबेक्टम ही यूज़ करते हैं, यानी साल्बेक्टम और क्लेवेनोलिक एसिड को इतना प्रेफर नहीं किया जाता। पिपरसिलिन और टेट्रासिलिन के साथ टेजोबेक्टम को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन याद होनी चाहिए, ये आती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं यूजेस इसके बहुत आसान है। पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन जी हम सिफिलिस में दे रहे होते हैं, सिफिलिस स्पायरोचीट्स कॉज कराते हैं। ये एमसीक्यू बार बार आया हुआ है कि एक पेशेंट है, उसको सिफिलिस है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? आप लिखोगे पेनिसिलिन जी। ठीक है, पेनिसिलिन जी या बेंजाथिन जी, दोनों सेम ही चीज़ है, तो आप यही एमसीक्यू में टिक करोगे। एक और एमसीक्यू था बेंजाथिन जी के लिए, वो क्या था कि लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ किसकी है? बेंजाथिन जी। तो ये सारे एमसीक्यू के पॉइंट्स आपको आने चाहिए। पेनिसिलिन जी हमेशा हम आईएम में देंगे, क्योंकि अगर हम ओरली दे देंगे ना तो हमारे स्टमक के एसिड से डिग्रेड हो जाएगी, और जब ड्रग ही डिग्रेड हो जाएगी तो फिर ड्रग देने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा रूट दे रहे हो। तो पेनिसिलिन जी के लिए आईएम ही देते हैं, और इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस। बाकी जो पेनिसिलिन भी आप इसको ओरली दे सकते हो, बिकॉज इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड डाउन बाय द एसिड क्रिएटेड बाय योर स्टमक, और यह हम ओरोफ्रिंजियल इन्फेक्शंस के लिए मेनली देते हैं। फिर हमारे पास मेथिसिलिन है, नेफ्सिलिन है, ऑक्सिसिलिन है, ये हम स्टेफोरिस के खिलाफ दे रहे होते हैं, और बट ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है। एम्पेसिलिन, एमॉक्सिलिन और ऑक्सिसिलिन ये हमारी वाइडर स्पेक्ट्रम ड्रग्स में आ रही थी ना। तो एम्पेसिलिन और एमॉक्सिलिन के यूजेस को याद करने के लिए वी हैव अ निमोनिक हेल्प। तो हम एच से एच इन्फ्लुएंजा है, ई से ई कोलाई है, एल से लिस्टीरिया है, पी से प्रोटियस है, और एस से साल्मोनेला है। तो ये हमारा निमोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके थ्रू आपको याद करना ज़रूरी होगा। आप कभी भी एमॉक्सिलिन और एम्पेसिलिन का नाम देखोगे तो आपको फ़ौरन याद आएगा हेल्प। जब आप हेल्प्स को याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा एच इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, लिस्टीरिया, प्रोटियस और साल्मोनेला। ठीक है, फिर हमारे पास पिपरसिलिन और टेट्रासिलिन आती है। पिपरसिलिन और टेट्रासिलिन मेनली आप सीडोमोनास के खिलाफ देते हो, बट ऑब्वियसली इट कैन बी यूज्ड अगेन ई कोलाई एंड क्लेप्सिला एज वेल। अब खैर हमारा एक आखिरी पॉइंट रहता है, इसमें है हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स को याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक है HHNN। साइड इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ पेनिसिलिन के बल्कि आप जितनी भी ड्रग्स पढ़ेंगे सबके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, चाहे वो आपके ऑस्पी हो, ACQ हो, BCQ हो, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो खैर साइड इफ़ेक्ट के लिए हमारे पास निमोनिक है H से हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी है, हिमोलिटिक अनीमिया है, फिर N से नेफ्रोटॉक्सिक है। नेफ्रोटॉक्सिक यानी आपकी किडनी को ख़राब कर देने वाली चीज़।
और हमारे पास मेथिसिलिन है मेनली, जो नेफ्रोटॉक्सिक होती है। न्यूट्रोपीनिया कॉज कराएगी, न्यूट्रोपीनिया नेफ्सिलिन कॉज कराती है। बाकी स्किन रैश और मैक्यूलर पेपरल रैशेस हमारे एम्पिसिलिन कराती है। हाइपर सेंसिटिविटी के खिलाफ, हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में अक्सर एमसीक्यू आता है और अक्सर ये पूछा जाता है कि आपका मोस्ट डेंजरस साइड इफ़ेक्ट कौन सा होता है पेनिसिलिन का, तो आप लिखोगे आपका हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। बाकी नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया तो हर ड्रग ही कराती है। और अगर आपके पास ऑस्फी में या कोई वाइवा में टीचर पूछ रहे हैं कि साइड इफ़ेक्ट बताओ किसी ड्रग का, और आपने नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया कह के अगर आप चुप हो गए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 देगा आपको एग्जामिनर। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। HHNN हाइपर सेंसिटिविटी, हिमोलिटिक एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, नेफ्रोटॉक्सिक, बाकी स्किन रैश और मैक्यूलर पेपरल रैश भी है। तो यहाँ पे हमारा पेनिसिलिन का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में सेफेलोस्पोरिन्स की पोस्ट करूँगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं, बट अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन सेंड मी अ DM एज वेल ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। और कुछ भी मसला हो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी।